Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we are going to study about the maturation of the red blood cells. हम देखेंगे कि maturation of red blood cells का mechanism क्या है और इसके लिए कौन कौन से ऐसे important factors हैं कि जिनकी presence में red blood cells जो हैं वो proper way में differentiate हो सकते हैं. सो एरिथ्रोपोइटिन जो स्टेम सेल्स होते हैं बेसिकली ये हमारी बोन मैरो में होते हैं और इनकी एबिलिटी होती है कि ये रैपिडली ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन द इंटायर बॉडी. So therefore, as would be expected, that their maturation and the rate of the production are affected greatly by a person's nutritional status. कि जो एरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल्स होते हैं बेसिकली इनकी जो मैचुरेशन है यानी कि इन्होंने मैच्योर होकर आरबीसीज बनाने और इनकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि एक न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी भी इंसान का कैसा है. सो फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज़ के लिए यानी बोन मैरो के अंदर जो है वो जो प्रो एरिथ्रियोब्लास्ट सेल्स बनेंगे जिन्होंने मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट होना है और वो आरबीसीज़ बनाएंगे तो उनके लिए बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें एक विटामिन B12 है और फोलिक एसिड. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज़ के लिए इन फैक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो उसकी वजह से आरबीसीज़ जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आरबीसी के अंदर नॉर्मल होगी. लेकिन अगर इन केस आप विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के साथ हैं तो उस सूरत में मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज़ जो है वो नहीं हो सकेगी और मैचुरेशन फेलियर हो जाएगा. इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ डीएनए में भी जो है वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है. थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए कंपाउंड का. तो इसकी फॉर्मेशन उसी सूरत में हो सकती है अगर विटामिन B12 जो कि कम्प्लेक्स है 10 विटामिन बी कंपाउंड्स का और फोलिक एसिड की प्रेजेंस में ही जो है वो थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट की जो है वो सिंथेसिस हो सकती है. इसी तरह से अगर ये कंपाउंड प्रेजेंट ना हो तो मैचुरेशन फेलियर हो सकता है रेड ब्लड सेल्स का इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोपोइसिस इज़ एक्चुअली द फिनोमेना जिसके अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन होती है. सो अगर हमारे पास थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट जो कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का अगर वो मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से डीएनए जो है वो एबनॉर्मल होगा, उसमें किसी न किसी तरह का डिफ़ॉल्ट होगा, उसमें म्यूटेशंस आ जाएंगी जिसकी वजह से फेलियर होगा न्यूक्लियर मैचुरेशन. यानी कि एक प्रॉपर मैकेनिज़्म जिसके थ्रू न्यूक्लियर मैच्योर होता है वो प्रॉपर मैकेनिज़्म जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकेगा और फेलियर होगा, न्यूक्लियर मैचुरेशन नहीं हो सकेगी. तो उसकी वजह से सेल डिवीजन एरर आएगा यानी आरबीसीज़ जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और माइटोसिस के थ्रू अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं तो अगर न्यूक्लियर के अंदर किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट होता है तो बेसिकली वो पूरे सेल को डिस्टर्ब करता है. तो सेल डिवीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी जिसकी वजह से लार्ज एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होगी. नॉर्मल नंबर तो अचीव हो सकता है यानी कि अगर आप विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के साथ हैं तो यानी कि एबिलिटी होगी आरबीसीज़ के अंदर कि वो नॉर्मल अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करें. लेकिन इसमें होगा ये कि आरबीसी जो है इनका जो लाइफ स्पैन है कि इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है. तो ये बहुत जल्दी जो है ये रप्चर हो जाते हैं, ये फ्रेजाइल हो जाते हैं क्योंकि इनकी उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो सकती जैसे कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है जो कि फॉर द डिफरेंट पर्पसेस यानी आरबीसीज़ डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो वो नहीं हो सकती अगर किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का सामना करना पड़े. सो ये मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं इसका सारा मैकेनिज़्म है जिसमें हमने स्टार्ट किया एरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल्स जो कि हमारी बोन मैरो में होते हैं. इनकी एबिलिटी होती है कि ये आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर. दे हैव द मैक्सिमम एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. इनमें एबिलिटी है, इनमें ज़्यादा यानी कि ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं. अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज़ नहीं हो सकेगी. इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्रॉपर नहीं हो सकेगी. थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट जो कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए कंपाउंड का उसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी. तो हमारे पास जो डीएनए है उसमें डिफ़ॉल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर मैचुरेशन सही तरह से नहीं हो सकेगी. इसके अंदर एरर आएगा, सेल डिवीजन जो है वो रेगुलर नहीं हो सकेगी. इसके अलावा लार्ज एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे. इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की वो फ्रेजाइल हो जाएगी और जो इनका लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा. जो रेड ब्लड सेल्स बेसिकली इस मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और इनको हम मैक्रोसाइट्स कहते हैं. मैक्रो मीन्स लार्ज यानी एक एबनॉर्मेलिटी आ गई है. इसके अलावा सेल्स इरेगुलर होते हैं, लार्ज होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं इंस्टेड ऑफ द यूजुअल बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं. सो दीज पोरली फॉर्म्ड सेल्स आफ्टर एंटरिंग द सर्कुलेटिंग ब्लड are capable of carrying oxygen normally but their fragility causes them to have a short lifespan. तो इनमें वो एबिलिटी नहीं होती, इनमें अब वो एफिशिएंसी नहीं होती जो कि एक नॉर्मल
आरबीसी में होती है, क्योंकि ये अब नॉर्मल हो चुके हैं। सो डेफिनेटली इनमें वो पावर नहीं होगी जो कि एक नॉर्मल आरबीसी की होती है फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्पसेस जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ ईदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड काजेस मैचुरेशन फेलियर इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। सो इससे ये बात साबित होती है कि जो विटामिन B12 है और फोलिक एसिड ये हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और अगर ये हमारी बॉडी में किसी भी वजह से कम होते हैं तो उसकी वजह से मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है वो नहीं हो सकेगी।